गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स टीचर एजे सर एमएम फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ये सीरीज चल रही है और फिजिक्स में अब तक हम कूलम्ब्स के कुछ हमने बेसिक रूल पढ़े, बेसिक क्वेश्चंस करे, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज जरूर कराऊंगा, लेकिन जैसा कि मेरी आदत है मैं पीछे का रिवाइज जरूर कराता हूं। लेकिन आज जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप एडवांस क्वेश्चन देखोगे। एडवांस क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे को 90 से ऊपर ले जाते हैं और ये अच्छे क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल पे भी चलते हैं। एक बार फिर मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है। 5 मिनट लगेंगे, एक बार देख लीजिएगा। मैंने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ाया था आपको बेटा, Q इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी माफी चाहूंगा, हिंदी में समझ लीजिए, एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसकी वैल्यू सारी दुनिया जानती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। इसके बाद मैंने आपको बताया था कूलम लॉ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि वेक्टर फॉर्म ऑफ, या वेक्टर फॉर्म को छोड़िए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं परावैद्युतांक, एप्सिलॉन m ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में एप्सिलॉन m का मतलब है किसी माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की वैद्युशीलता। वैल्यू क्या होती है निर्वात की वैद्युशीलता की? ये होती है बेटे 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, अभी हमने बात करी थी कि फिर हम बाद में बात करते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या मेरे बच्चे, वो है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास में जो है वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मैं इसकी डायमेंशन की बात करूंगा। इसकी डायमेंशन तो यानी कि निर्वात की वैद्युशीलता की डायमेंशन है a t का स्क्वायर, ये चार्ज की डायमेंशन है, अपॉन ये हो जाएगा m l t माइनस 2, ओके। और ये हो जाएगा मेरे बच्चे l स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये आप कर लोगे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, ये मेरा काम नहीं है। अब सोल्व करके अपना आप देख लेना, इसकी डायमेंशन आ जाएगी मेरे बच्चे। इसके बाद आप अगर बात करें तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लो, तो वेक्टर फॉर्म आई थी वो F ये और स्मॉल k लिख दे इसकी जगह, और Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लो। और हमने ये भी बताया था कि बहुत सारे अगर चार्ज रखे हुए हैं और एक चार्ज ये है आपका Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3, ये आपका Q4, तो इस पर लगने वाला जो नेट बल है F1 2 की वजह से, ये वाला ऐसे लगा, ये 1 पे लगा 3 की वजह से, और ये वाला ऐसे लगा, और ये लगा 1 पर 4 चार्ज की वजह से। इनका जो नेट, इन पर जो होगा नेट, वो हो जाएगा आपका F12, F13 और F14। ये भी मैंने आपको बताया था। ये यानी कि वेक्टर सम के बराबर होता है, यानी सब का सदिश योग, सारे बलों का सदिश योग। अब सदिश योग की बात करते हैं। सदिश योग को मैंने बताया था, वो पैरेललोग्राम लॉ से बताते हैं। अगर दो वेक्टर हैं ऐसे, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, और एंगल यहाँ पर थीटा ले लिया, तो मेरे बच्चे इसका जो रिजल्टेंट होता है वो बीच में होता कहीं, और उसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर इक्वल टू आर, या आर स्क्वायर कर लो या अंडर रूट पर लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर मेरे बच्चे ये 90 डिग्री पर हो जाए तो ये वाला फिर 0 हो जाएगा, कोस 90 0, ये सारा यहां तक का 0, तो बचेगा फिर ये r की वैल्यू हो जाएगी बेटे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट। ये मैंने सब कल बता दिए हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूं, और भाई कई बार मैं हल्का सा ये रहता हूं, जो हल्का थोड़ा स्लो लेकर चलता भी हूं, तो उसमें ये ध्यान रखना भी, मेरी लालच ये रहती है कि कहीं ना कहीं भाई जो कमजोर से कमजोर बच्चा है मेरा, वो भी चीजों को समझ ले। फिलहाल आगे चलते, फिर हमने ये बात करी, फिर मैंने बताया कि भाई दो वेक्टर अगर जो हमारे पास में सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे, a प्लस बी
तो R इक्वल टू A प्लस बी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, वो आपस में घट जाएंगे। बात सही है। और इसमें अगर मैं किसी डायरेक्शन की बात करूं जैसे tan अल्फा, तो जैसे रिजल्टेंट है और ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो फिर उसके लिए हो जाएगा b साइन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। ओके, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद में आई थिंक मैंने अब तक आपको मोटा मोटा सा यही सब कुछ बताया है। कुछ क्वेश्चंस बताए थे, तो वो क्वेश्चन आप मेरी वीडियो पे जाना पीछे और देख लेना। फिलहाल इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैंने आपको सब बता रखा है। अब हम आगे आज चलते हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन है मेरे पास में, उसको देखते हैं। ओके जी, मैं इसको मिटा देता हूं भाई। हाँ, तो आइए फिर देखिए वही बात आपकी। ठीक है, अब आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, अच्छे क्वेश्चन में ध्यान रख लेना। देखिए वेक्टर है सारा। अगर मैंने कहा कि भाई हमारे पास में ये तीन चार्ज हैं और वो समबाहु त्रिभुज की शीर्षों पर रखे हुए, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, जिनकी वैल्यू क्यू, इसकी भी क्यू और इसकी भी क्यू, यहां से यहां तक जो है वो ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। क्लियर। अब सबकी वैल्यू, सबका जो देखिए यहां से यहां तक की साइड ए, यहां से यहां तक की साइड ए और यहां से यहां तक की भी साइड ए। इस पर नेट, इस पर जो नेट है यहां पर, इस वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर, ठीक है ना, इस पर मुझे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, यानी कि नेट वैद्युत बल निकालना इन दोनों चार्ज की वजह से। सही है भाई, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर लगाएगा। क्लियर है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, हमारे पास में ये तीन चार्ज हैं जो समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। क्लियर। किसी एक चार्ज पर, किसी एक चार्ज पर बचे हुए दोनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स निकालना है। क्लियर है। कैसे निकालेंगे देखिए, मैं कहूंगा इनका नाम ले लेते हैं, ए, ये बी और ये सी। सपोज मुझे सी पे निकालना, तो मैं कहूंगा कि मुझे सी पर नेट फोर्स निकालना है। मैं कहूंगा कि कुल, क्वेश्चन लिख लेते हैं, कुल बल, कुल बल, कुल वैद्युत बल की गणना कीजिए। कुल वैद्युत बल की गणना कीजिए, गणना कीजिए किस पर, हाँ, शीर्ष सी पर रखे आवेश पर, शीर्ष सी पर रखे आवेश पर। अब बात समझ में आ गई होगी क्वेश्चन की, थोड़ा क्वेश्चन में बना नहीं पा रहा था लेकिन अब समझ में आ गया। आवेश पर ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं भी कैसा होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से एक दूसरी वो ले लेता हूं भी चौक। देखिए एक बार फिर समझते हैं, यहां पर मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया भाई। ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज और ये भी क्यू चार्ज। अब इस पर लगने वाला बल होगा इस साइड में, एफ सी पर किसकी वजह से लगा ये वाला बल, ये बी है तो बी की वजह से। और देखिए ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, इसकी वजह से लगने वाला बल, लाइन ज्वाइनिंग, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। बाहर की तरफ क्यों लिया, क्योंकि प्लस है ना, ये भी प्लस है, अगर ये माइनस होता तो अंदर की तरफ होता। समझ में आ गई बात। और इसको बोलूंगा मैं कि सी पर लगने वाला बल ए की वजह से। बात सही है। अब मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 के। तो ये भी कितने का हो जाएगा, 60 का। ये भी कितना हो जाएगा, 60 का। तो ये भी 60 का। अगर ये 60 का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 का। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो दो वेक्टर हैं ये मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज क्यू, क्यू साइड ए, यहां भी चार्ज क्यू, यहां भी चार्ज क्यू साइड ए, यानी कि दूरी भी सेम है और दोनों आवेशों का मान भी सेम है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाई एफ सी बी वेक्टर और एफ सी ए ये मैग्नीट्यूड में आपस में क्या है, बराबर है। और माना इन दोनों की वैल्यू जो है वो एफ के बराबर हो गई। इसके बराबर हो गई, माना एफ।
यानी कि एफ सी बी और एफ सी ए दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अलग अलग है। ये मैग्नीट्यूड का साइन बना दिया मैंने, मॉडुलस को मैग्नीट्यूड, मतलब ये मान की बात आ गई अब, है ना। तो इनके दोनों के मान आपस में क्या है, बराबर है, और मैंने मान लिया वो क्या है, एफ। चलो उसकी वैल्यू बताओ, वो हो जाएगी 1/, अब इस एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस सही है। तो ये एफ की वैल्यू है, यानी इसकी और इसकी वैल्यू, मान लो एफ है और एफ की वैल्यू ये है। बात समझ में आ गई है ना। तो अब हम बात करेंगे इसमें आगे। अब दो वेक्टर जो है भी, यहाँ वेक्टर के निशान लगा लो। एक वेक्टर तो ये रहा और एक वेक्टर ये रहा। ये वेक्टर भी एफ है, मैंने एफ सी ए की जगह एफ मान लिया और इसकी जगह भी एफ मान लिया, और उनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब मुझे एक बात बताओ, तो फिर इनका रिजल्टेंट ये होगा एफ नेट, ये तो होगा रिजल्टेंट एफ नेट, ही तो होता है। अब ये 30 डिग्री पर होगा, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी। अब हमें पता है कि दो वेक्टर अगर थीटा डिग्री पर है ना, तो उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ से बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा। एक बच्चा कहेगा सर एफ नेट जो आएगा वो आएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एफ इंटू एफ, और कोस 60, क्योंकि 60 है, और रूट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ जाओ, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 3f स्क्वायर, 3f स्क्वायर, f बाहर ले लो और ये हो जाएगा √3। बोलो कोई दिक्कत परेशानी। अब जो f है वो इसे मान लो समीकरण 1, क्या मान लेंगे इसे हम, समीकरण 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से f की वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 से f का मान रखने पर, f का मान रखने पर जब मैं रखूंगा तो फिर f कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3, और ये हो जाएगा तुम्हारा भाई एफ नेट। बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के ये जो इस पर एफ नेट ये आएगा, इस पर क्या रहेगा, अगर इस पर निकालते तो सेम आता, डायरेक्शन अलग हो सकती थी। डायरेक्शन जो है इसकी, ये ध्यान रखना, इन दोनों के बीचों बीच आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये एफ नेट आया, बताइए इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है भाई, एक बार फिर समझ लो क्योंकि दिक्कत आती है कई बार। इसको ही समझो कि हमारे पास में एक त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज दिया है और इसके जो शीर्ष हैं इन पर सेम आवेश रखे हुए हैं। किसी एक आवेश पर हमें कुल बल की गणना करनी है। यहाँ बल कौन सा, वैद्युत बल। तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा से डायग्राम बनाया, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये इस वाली डायरेक्शन। तो ये दो आगे दोनों, ये 60 ये भी 60, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब समझो बात में, इसको मैंने अलग निकाल के यहाँ रख दिया। अब हमें कल का फॉर्मूला पता है कि भाई रिजल्टेंट जो होता है वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो मेरे बच्चे एफ स्क्वायर यहाँ ए बी एफ है और बी भी एफ है, तो सारी वैल्यू रख दी। कोस 60 की वैल्यू 1/2, इससे कट गया तो ये होगा 3f स्क्वायर। एफ स्क्वायर जो होता है बाहर निकालोगे तो 1f √3, बात खत्म। तो समीकरण 1 से f का मान रखने पर तो मैं रखूंगा तो ये वैल्यू आएगी। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताइए। सब बढ़िया भाई। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये अभी क्या है, त्रिभुज है। अगले क्वेश्चन में मैं स्क्वायर लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ भाई, स्क्वायर। तो आप, एक बच्चा ये कहेगा सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं एक वेक्टर सम है अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो वेक्टर सम से बनते हैं। किसी का वेक्टर अगर बढ़िया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑटोमेटिकली बढ़िया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये वेक्टर बढ़िया कर लो, इससे फिजिक्स में बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा आपको। आगे चलते हैं, चलिए। अब देखिए मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी आज क्वेश्चन है, क्योंकि कल से फिर वैद्युत क्षेत्र चलेगा। चलिए भाई, हमारे पास में एक इस बार आपके स्क्वायर लिया। क्या लिया मेरे बच्चे, ए साइड का स्क्वायर लिया, ए साइड का वर्ग लिया। देखिए ये थोड़े वर्ड मैं स्क्वायर ट्रायंगल ये बार बार बोलता रहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये तो देखिए बेसिक चीज़ है। अब इसे वर्ग बोलना कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये तो कई बच्चे जानते भी होंगे यार, है ना। वर्ग बोल दो, स्क्वायर बोल दो, ठीक है। तो ये थोड़ा साथ देना पड़ेगा भी आपको। अब यहाँ पर क्या है,
ये हमारे पास में मैंने इसके जो वर्टिसिस पर या शीर्ष पर मैंने चार्ज रख दिए। कितने चार्ज रख दिए? एक क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज और ये भी क्यू चार्ज। ठीक है, इनकी साइड जो है मेरे बच्चे वो ए है, इसकी भी ए साइड, ये ए साइड, ये भी ए साइड और ये भी ए साइड। ठीक है, किसी एक पर निकालते हैं। मान लो मैं इन पे 1 2 3 4 मैं निकालता हूँ 2 पर, यानी कि शीर्ष इस पे ऐसे लिख दो उसका क्वेश्चन, शीर्ष 2 पर कुल बल की गणना कीजिए। कुल बल की गणना कीजिए। अब देखिए कितने हैं यहाँ पिक्चर में, 1 2 3 चार्ज हैं इसके अलावा, तो तीनों चार्ज जो है इस पर फोर्स लगाएंगे। बस इतनी बात आपको याद रखना है और ये देखना कौन कौन आपस में बराबर होंगे और कौन से नहीं, उसको बढ़े। तो सबसे पहले अगर मैं इसका हल निकालूंगा तो हल निकालने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। और जब इसी में से बनाता हूँ तो इसको मुझे ऐसे बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ऐसे सही है भाई। ये मैंने बनाया। अब यहाँ पर जो है एक चार्ज ये रहा, इस पे निकालना मुझे एक ही। पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ, इस वाले की बाद में करूँगा। तो इस पर जो है ये वाला क्यों ऐसे, इस पर जो एक बल लगेगा वो लगेगा इस साइड में, लग गया, ऐसे लगा। इस बल को देखिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इस बल को बोलूंगा मैं F2 बल। किसकी वजह से लगा? ये 3 है तो 3 की वजह से लगा। इसमें नाम लिख लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अभी मैं इसको बाद में लगूंगा। फिलहाल इसके बाद में क्या है, इसकी वजह से ये ए है, ये क्यों, ये क्यों, ये ए, ये भी ए है। और इसकी वजह से जो बल लगेगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इसे मैं बोलूंगा F2 1 की वजह से। बस क्लियर है। अब ये दोनों वेक्टर जो है एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, क्लियर है। और ये चार्ज कहीं को आसानी से बना लो, ये 2 है, ये चार्ज हो जाएगा Q और इसका नंबर लिख दो 2 यहाँ को, थोड़ा सा ए यार यहाँ को लिख दो, Q चार्ज है, चलो यहीं को लिख देते हैं Q, सही है। अब मुझे एक बात बताइए, ये दोनों आवेश क्या, ये दोनों बल आपस में बराबर है नहीं है? एक बच्चा कहेगा सर बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये भी क्यों, ये क्यों है, ये 2 नंबर यार कहाँ को लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ 1, नहीं सर इसी वाली लाइन से लिखते हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 2 और ये चार्ज है क्यों। अब सही है। तो ये हो गया हमारे पास में क्या कि इस पर लगने वाला इसकी वजह से बल। अब देखिए साइड ए, ये चार्ज क्यों, ये भी चार्ज क्यों। यहाँ देखिए साइड ए, दूरी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, चार्ज यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों है। बात क्लियर है। अब जो बल लगेंगे दोनों आपस में बराबर लगेंगे। मान लो ये दोनों बल F के बराबर हैं। किसके बराबर है भाई? अगर ये F है तो ये भी F ही होगा क्योंकि बराबर है। यहाँ लिख देते हैं कि भाई F21 जो है मैग्नीट्यूड में और F23 जो है मैग्नीट्यूड में माना F है। माना क्या है? F है। चलो इस F की वैल्यू भी लिख लो। फिलहाल जैसे पहले बताया था कि 1/4πε0 और मेरे बच्चे Q²/A²। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो यहाँ तक बताइए। आई थिंक बात तो बिल्कुल सेम है सर, पहले जैसी। ठीक है, तो इन दोनों का पहला नेट रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट जो है, एक वेक्टर इस साइड में लगा भैया, इसे बोला मैंने F। एक वेक्टर मैंने इस साइड में बोला, इसे मैंने बोला क्या बेटे? F। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आएगा ये बिल्कुल 45 पर आएगा, नहीं आएगा? 45 डिग्री। अगर दोनों सेम है, एक बच्चा कहेगा सर अगर ये अलग अलग होते तो फिर 45 आता, नहीं आता, फिर अलग आता। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही लगेगा tan अल्फा बराबर है ना b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। फिलहाल 45 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 90 है, ये आधा 45 ही होगा, चाहे फॉर्मूला लगा के देख लेना वही आएगा। और इसको बोलूंगा, मान लो ये f डैश है इनका नेट। अब ये f डैश आएगा कितना, ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं क्योंकि पिक्चर में भी एक और चार्ज है और वो चार्ज का नाम है बेटे ये हमारा Q। ये वाला ये है आपका Q। मैंने अलग लाइन से कर दिया इसको। इसकी जो दूरी है वो है ये। अब मुझे एक बात बताओ, ये दूरी क्या होगी? ये है विकर्ण किसका? वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण होता है साइड √2। साइड कितनी है? A। ये होगा आपका √2, तो ये होगा साइड √2। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ये प्लस, ये प्लस, तो लाइन ज्वाइनिंग ये होगी, होगी नहीं होगी? अब इसमें जो है
इसकी वजह से जो फोर्स बना, मान लो वो बनेगा एफ डबल डैश, या ऐसा मान लो कि F2 किसकी वजह से बनना है, ये 4 की वजह से। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक और फोर्स पिक्चर में आ गया, उसको बोलूंगा मैं F2 किसकी वजह से, 4 की वजह से। अब हमारे पास में इन दोनों वेक्टरों को फिर बाद में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी और इसकी वैल्यू चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले चलो मुझे एफ डैश की वैल्यू निकालता हूं। एफ डैश कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, तो एफ डैश बड़ा आसान है। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो इसके लिए होता भाई एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर का रूट। एक बच्चा कहेगा सर 2ab cos थीटा कहाँ रह गया, भाई साहब 2ab cos 90 और 2ab cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या, 0, तो 2ab cos थीटा वाला टर्म खत्म, बस क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या है, जो एफ स्क्वायर है वो बाहर आ गया और f√2, और ये हो गया एफ डैश की वैल्यू। बहुत बढ़िया शाबाश, मजा आ गया बात में। अब चलते हैं हम f2√2, इसकी वैल्यू भी चलो f की वैल्यू अगर चाहो तो वो हो जाएगी आपकी 1/4 पाई f से, अभी छोड़ो बाद में ले लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम किसमें, f वेक्टर और 2 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू समझ लो। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ बात है। अब यहाँ जो है ये जो वैल्यू होती है a√2, तो a√2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, भाई आर की वैल्यू ये है ना, तो फिलहाल अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे बच्चे क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और √2 के लिए हो जाएगा आपका ये 2, √2 का होल स्क्वायर 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या है, ये वाली, एक बच्चा कहेगा सर ये वैल्यू तो f की जैसी दिख रही है, तो मैं इसे f लिख सकता हूँ बिल्कुल, हाफ f। तो ये आ गया तुम्हारा f24। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इस f डैश की वैल्यू ये आ गई, इस f24 की वैल्यू ये आ गई। अब एक बच्चा कहेगा सर दो f हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और मैंने कल आपको बताया था कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फिर क्या होता है, आप कहोगे सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड होंगे। तो मैं कहूँगा इसको फिर आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, अपनी कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। और अब आते हैं हमारे पास में एफ नेट निकालेंगे, तो एफ डैश प्लस f24 दोनों वेक्टर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक बच्चा कहेगा सर क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। सर अलग अलग में होते तो घटा देते, सर एंगल में होते तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 90 पे होते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओनली। ओके, अब यहाँ पर आते हैं f डैश की वैल्यू कितनी है। f डैश की वैल्यू है f√2, कितनी भाई, f√2। और f24 की वैल्यू कितनी है, 1/2 f, ये हो गया f नेट। अब यहाँ पर f कॉमन ले लो, क्या बचेगा भाई, √2 प्लस के हाफ, बात खत्म। अब इस f की वैल्यू कितनी है, यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 प्लस के हाफ। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा हो तो बताइए, कोई परेशानी हो तो बताइए भाई। बढ़िया, अब तक यहाँ पर कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, और ये थोड़े से मुश्किल मानते हैं कई बार बच्चे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल आसान मानेगा जिसको वेक्टर आता होगा। और मैंने पहले वेक्टर बताने की कोशिश की है, मैंने कल के लेक्चर में बताइए, किसी ने वेक्टर ना देखा हो तो कल के लेक्चर में देख लेना, मैंने वहां पर बताया है। और ज्यादा डिटेल में फिर अगर किसी को जाना है तो वो 11th वाले लेक्चर में देखेगा, ठीक है। 11th में है, वहां मैंने और डिटेल में पढ़ाया, ठीक है। तो फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमारे पास में दो तरीके क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हें और कर लेते हैं, और इसके बाद फिर कुलाम जो है कंप्लीट से ही हो जाएगा कुलाम का नियम, फिर वैद्युत क्षेत्र चलेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, दोनों अलग अलग तरीके के। भाई दो बिंदु आवेश हैं, ये हमारे पास में ये 4 माइक्रो कुलाम है, और एक हमारे पास में वो है आपका प्लस के 9 माइक्रो कुलाम। अब दोनों अगर ये फिक्स हैं, क्या है भाई, फिक्स, मतलब इनको रोक दिए हैं मैंने यहाँ पर कुछ लगा करके ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये बल्कि यहाँ नहीं लगाया, बाहर एक दूसरे को भगाते हैं, तो यहाँ मैंने ना फिक्स कर दिए बाहर की साइड में, क्योंकि ये भागते हैं ऐसे, तो मैंने क्या करा, यहाँ रोक दिया, मैंने कहा भागो मत, यहाँ रहो।
ये फिक्स है, यहाँ ना तो फिक्स की बात की गई है ना किसी की गई है, ठीक है। फिर हम इन्हें फिक्स मानेंगे, अगर देता तो वो मानते हम उसे, वो कहता कि फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, तो फिर हमें वो मानते कि स्थिर नहीं है, वो अलग तरीका क्वेश्चन हो जाता। फिलहाल ये फिक्स है, ये कहीं नहीं भाग रहे, इन पर जो बल लग रहा है उसे रुके हुए हैं। अब कह रहा है कि तीसरे चार्ज को कहाँ रखें, तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि साम्यावस्था में रहे। देखिए अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो तीसरा चार्ज कहीं ना कहीं बीच में रखते हैं कहीं। अब एक बात समझ लेना, बीचों बीच तो नहीं रख सकते, बीचों बीच कब रखते, जब ये और ये दोनों सेम होते, मतलब ये भी 9 माइक्रोकूलम का होता, ये भी होता, तो फिर बीचों बीच रखते। लेकिन अभी क्या रख रहे हैं, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा दूर तक, ये उस हिसाब का फोर्स लगाएगा पास तक, तो छोटे वाले के पास में ही रखते हैं कहीं। मान लो छोटे वाले से x दूरी पर रखा गया एक चार्ज q। अब q की प्रकृति भी समझ लो कैसी आएगी भाई। देखिए एक बात समझो, अगर ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो इसकी वजह से इस पर चार्ज कहाँ लगेगा, बाहर की ओर ऐसे, और इसकी वजह से इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड में, तो इसलिए ये प्लस का तो आएगा ही। इसका आएगा भाई प्लस का, देखो प्लस प्लस, तो ये वाला फोर्स इस साइड में लगा। अब ये आ जाओ प्लस प्लस, तो ये वाला फोर्स इस साइड में लगा। हो सकता है अगर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे तो इस पर बल कितना लगेगा, शून्य। प्रकृति तो इसकी होगी पॉजिटिव। कैसी होगी भाई, पॉजिटिव। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। चलिए अब हमारे पास में जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए क्या है, इस पर जो लगने वाला बल है ये वाला, मान लो ये है 1, ये है 2 और ये है 3 चार्ज, तो 3 पर लगा 1 की वजह से, और ये वाला बल कौन सा है, ये वाला बल है कि भाई साहब 3 पर लगा 2 की वजह से। क्यू पर शून्य कब होगा, बल शून्य कब होगा, जब दोनों पर क्या लग जाए, इस पर, जब दोनों पर क्या लगे जी, जब दोनों पर जी, बोलिए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, पक्की बात। तो हम कहेंगे यह बल शून्य तब होगा जब होगा, यह बल शून्य जब होगा, शून्य जब होगा तब कि F32 बराबर हो जाए F31 के, ये दोनों आपस में बराबर हो। कह भी रहा तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए ताकि परिणामी बल शून्य हो, तो परिणामी बल तभी शून्य होगा जब दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या, F32 की, F32 की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहां से लेकर यहां तक है 10, कितना सेंटीमीटर है ये 10, तो फिर यहां से यहां तक कितना बचा, एक बच्चा कहेगा सर 10 माइनस एक्स बचा, क्योंकि टोटल 10 है ना, तो यहां से यहां तक का 10 माइनस एक्स बचा, ठीक है। तो मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ये कितना है आपका Q अपॉन 32 की बात कर रहा हूं मैं, 32 की ये वाली अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, एक बच्चा कहेगा सर हाँ ये बिल्कुल क्लियर हो। क्यों इंटू 9, क्यों इंटू 9 माइक्रो की जगह ये आगे, ये है आपका कांस्टेंट, ऐसे यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा, और फिर इसकी और इसकी वैल्यू देख लो, ये हो जाएगा आपका कितना भाई, क्यू इंटू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार देख लेना भी गड़बड़ ना हो, इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू क्यू, और 9 पर लगने वाला बल 9 माइक्रोकूलम पर, तो 9 इंटू क्यू, ठीक है। अब देखिए क्यू से क्यू कट गया हमारे पास में, और के से के कट गया, माफी चाहूंगा, और क्यू से क्यू कट गया। हमें तो दूरी निकालनी है, अब दूरी निकालने के लिए माइनस ये पावर है ये भी कैंसिल आउट होगा। अब क्या बचा हमारे पास में, अब हम x निकाल लेंगे, और x कैसा आएगा देखिए, x निकालने के लिए ये बचेगा हमारे पास में, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, और ये बचा आपके पास में 9 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्या करेंगे, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बचेगा 9 अपॉन 10 माइनस के एक्स इक्वल टू 4 अपॉन एक्स, भाई 4 अपॉन नहीं सॉरी
और 9 का भी स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पर 2 जब स्क्वायर रूट करूंगा। भाई स्क्वायर रूट 9 का 3 पावर है तो 1 बचेगी, यहाँ 2 पावर है तो यहाँ 1 बचेगी, और 4 का स्क्वायर रूट 2। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3x, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 इंटू 10 माइनस एक्स, तो बच्चे क्या बचेगा 20 माइनस के 2x, और इधर हो जाएगा आपका 3x, माइनस के 2x इधर आकर कितना हो जाएगा ये 5x, बराबर ये हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20/5, तो 5 चौक 20, यानी x बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 4 सेंटीमीटर पर एक आवेश रख दो और वहां पर जो क्या हो जाएगा, ये इस पर शून्य बल लगेगा 4 सेंटीमीटर पर। लेकिन अगर इस हमने ये कहा कि भाई इसे 5 पे रख देंगे तो पता फिर क्या होगा, ये जो है इधर भाग जाएगा सारे का सारा, क्योंकि ये वाला बहुत ज्यादा जोर से फोर्स लगाएगा और इसको दूर फेंक के मारेगा। ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी 3-2 और ये चला जाएगा इधर, और अगर मैंने इसको अब और इधर खींच लिया तो फिर ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी 3-2, फिर उधर भागेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो है साम्य अवस्था में इसी पॉइंट पर रह सकता है। बस क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे हटा करके दूसरा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन करेंगे अगला क्या है, इसको भी समझ लो। अगला ये है भाई साहब, इसमें जो क्वेश्चन है ये है 6 माइक्रोकुलाम और माइनस के 3 माइक्रोकुलाम ऐसे। ये क्वेश्चन जो है ये फिक्स नहीं है, इसमें ये 6 माइक्रोकुलाम और माइनस की 3 माइक्रोकुलाम, और ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने भाई 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर। अब कह रहा है कि तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि तीनों आवेश साम्य अवस्था में रहें। अब यहाँ पर प्रकृति वगैरह सब देखो, यहाँ की जरूरत नहीं थी वैसे प्रकृति की, यहाँ तो सीधी सीधी बात थी कि हमें स्थिति निकालनी थी। अब ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इसकी 3 पोजीशन हो सकती है तीसरा आवेश को रखने की। 3 पोजीशन हो सकती है, या तो रखो कहीं बीच में, और या रखो फिर यहाँ, और फिर रखो या फिर यहाँ। अगर मैं बीच में रखता हूँ, अब समझ लेना भाई, अगर मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज रखा प्लस का, ठीक है, तो देखो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस साइड में, बस सही है, इसकी वजह से इस साइड में, ठीक, और इसकी वजह से भी इस साइड में, तो भैया साम्य अवस्था तो आने वाली है नहीं, ये तो इधर को भाग जाएगा। तो बीच में तो इस नहीं रख सकते, प्लस तो नहीं रख सकते, चलो माइनस देखते हैं। अब मैं अगर माइनस की बात करता हूं तो माइनस की वजह से इस चार्ज की वजह से लगेगा इस साइड में, और ये माइनस माइनस ये लगेगा फिर इस साइड में, तो भैया माइनस रखेंगे तो इस साइड में भाग जाएगा। तो कुल मिलाकर के बीच में कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम ना तो प्लस का रख सकते हैं ना माइनस का रख सकते हैं। तो यहां से तो बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की। तो भैया यहां तो बात खत्म हो गई, तो यहां बात खत्म होगी, तो भैया फिर सोचो, जब सोचेंगे तो क्या होगा ये कि भाई साहब वो बीच में तो कंडीशन नहीं आती, ठीक है भैया नहीं आती, छोड़ो इसे, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम इस साइड में। जब मैं इस साइड में बात करता हूं, मैंने रख दिया यहां पर एक चार्ज प्लस का क्यू रख दिया, इसकी वजह से बाहर की तरफ, ठीक है, और इस माइनस की वजह से अंदर की तरफ, ठीक है। तो सर अब अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, सर ये बराबर हो सकते हैं। अब देखते हैं, ये है बड़ा चार्ज, दूरी कम, ये वाला जो फोर्स लग रहा होगा इसको नाम ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इस वाले पर 3 पर, वो F3 1 लग रहा होगा, ठीक है, ये वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये 1 है, किसकी वजह से 2 की वजह से। अब यहां समझो, मैंने कल आपको बताया था कि दूरी अगर ज्यादा है, ये मानो दूरी पर और बल पर, दूरी पर और चार्ज पर, बल जो है दूरी और चार्ज पर क्या करता है, आश्रित होता है, दूरी और चार्ज पर डिपेंड करता है। अब दूरी कितनी है, दूरी देखिए यहां की थोड़ी दूरी और चार्ज ज्यादा है, थोड़ी दूरी है और चार्ज भी ज्यादा है, किससे, इससे, यहां इसकी दूरी ज्यादा है और चार्ज कम। तो मैं यहां मान सकता हूं कि जो F31 है ये जरूर बड़ा होगा F12 से। क्यों, इसमें दूरी कम चार्ज ज्यादा है, इसमें दूरी ज्यादा है चार्ज कम, तो ये तो कम ही रहना है फोर्स, और ये ज्यादा रहना है, तो इसलिए ये ज्यादा हो गया तो इधर भाग जाएगा। साम्य अवस्था कहां है, नहीं आई सर, ये वाली कंडीशन भी हमारी साम्य अवस्था में नहीं आई। अब सर इधर और देख लो, जब ये नहीं है तो उधर पहुंचते हैं। अब छोटे वाले के पास पहुंचते हैं, किसके पास पहुंचते हैं भाई, छोटे वाले के पास पहुंचते हैं।
छोटा वाला हमसे क्या कहता है, वो हमसे ये कहता है कि सर यहाँ आ जाओ आगे। सर यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने प्लस का क्यू चार्ज रख दिया। अब इसकी वजह से जो फोर्स बना वो बना ये वाला अंदर की तरफ, ये है 3, इसे मैं बोलूंगा F3(2) की वजह से, और इसकी वजह से जो फोर्स बना वो बना ये वाला, और ये बन गया हमारे पास में F3(1) की वजह से। तो अब सर क्या यहां पर कंडीशन देखिए, ये छोटा चार्ज है लेकिन दूरी कम है, अब ये बड़ा चार्ज है लेकिन इसको बैलेंस कर रहा है बड़ी दूरी, तो यहां पर ये वैल्यू बराबर आ सकती है इस कंडीशन में। और आपको बस अब ये याद रखना है कि जब दो चार्ज प्लस का और माइनस का हो तो माइनस वाले के पास में रखना है आपको, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ रखना ही नहीं है, वहां साम्य अवस्था है। बात समझ में आती है? मान लो यहां से वो x दूरी के पास जाकर के यहां हमारी साम्य अवस्था है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि भैया जो F3(1) बराबर होना चाहिए F3(2) के, एक तो ये कंडीशन से देख लेंगे, x की वैल्यू तभी आएगी। तो F3(1) तो 1 से क्या हो जाएगा अभी, k तो हमारे पास में ये कांस्टेंट है 6 माइक्रोकूलम, ठीक है भाई, -6 अपॉन इनटू चार्ज कितना वो Q अपॉन यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये हो जाएगी 12 + x का होल स्क्वायर। अब यहां जो इधर क्या रह जाएगी आपके पास में 3(2) क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, ये है आपकी x, क्या है भाई x। अब यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाए, यहां भी एक k और था, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में, ये जो वैल्यू है ये कट गई, ये q से q कट गया। अब क्या बचा आपके पास में 6/12 + x का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे 3 ये x का स्क्वायर है भाई, 3/x²। क्लियर? अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करके क्या हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6 का रूट अपॉन, और यहाँ बचेगा 12 + x, और यहाँ बचेगा 3 का रूट अपॉन x। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और ये हो जाएगा √6 × x, ठीक है। अब इधर कर देंगे 12√3 + x√3। अब x वाले एक तरफ ले जाओ तो x√6 + x√3 = 12√3। अब यहां से हम जो है 12√3 सही है, अब यहां से हम जो है x कॉमन ले लेंगे, बल्कि x√3 कॉमन ले लेंगे और फिर हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो कर ही देते हैं, जब हम यहां आएंगे तो x√3 कॉमन ले लो तो इसमें क्या बचेगा √2 प्लस यहां क्या बचेगा 1 अपॉन 12√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो फिर x की वैल्यू कितनी बची 12/√2 + 1। इसका परिमेयकरण करना चाहो तो कर दो, √2 - 1 अपॉन √2 - 1 से मल्टीप्लाई, साइन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12√2 - 1। अब यहां आ जाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 - 1, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा 12√2 - 1। तो ये वैल्यू जो है x की वैल्यू ये आई निकल के इतने सेंटीमीटर। कई बच्चे जो है इसे और भी 16 आगे कर लेते हैं, √2 की वैल्यू 1.41 रख करके, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1.41 - 1, तो मल्टीप्लाई करके 12 × 0.41 की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां मैं नहीं कर रहा, इसको अपना आप कर लेना। अब इसके बाद जो है यहां भी छोड़ सकते हैं आंसर आपका और यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन थी भाई, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जिस बच्चे को कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है वो मेरी 11वीं क्लास की मतलब जो मैं 11वीं क्लास में पढ़ा रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स, तो बेसिक मैथमेटिक्स स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी कैलकुलेशन कमजोर है, तो वो वहां इनको देख लेंगे। उसमें मैं 40 से 50 क्लास हैं, उन्हें पढ़ लेना एक बार, तो कैलकुलेशन की टेंशन खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में अभी जो है हमने x की वैल्यू निकाली कि भी इतनी दूरी पर जाकर के ये, लेकिन अभी हमारे q की वैल्यू रह रही है, तो q की वैल्यू के लिए हमारे पास में दो कंडीशन बनेंगी। कितनी कंडीशन बनेंगी भाई, दो कंडीशन बनेंगी। एक बार जो है आप ये वाली वैल्यू ले लो साम्य अवस्था के लिए, इन दोनों के बीच लगने वाला बल, और एक बार जो है यहां से और यहां के बीच लगने वाला बल। तो
तो दोनों के बीच में लगने वाला बल, तो एक साम्य अवस्था के लिए, तीनों की साम्य अवस्था के लिए तो कैसे करेंगे, तो बड़े वाले बलों के बीच लगने वाला बल, यानी इसे मैं बोलूंगा कि F2, ये वाला बल, भाई ऐसे ऐसे मान लेते हैं ना, ये बल इस साइड में, देखिए सॉरी, ये प्लस ये माइनस, तो ये बल लगेगा इस साइड में, और इसका नाम होगा F2 पर 1 की वजह से, और एक बल लगेगा इस वाले चार्ज की वजह से, ये प्लस ये माइनस, तो वो लगेगा इस साइड में, और इसका नाम हो जाएगा F2 पर 3 की वजह से। तो साम्य अवस्था के लिए F21 इक्वल टू F23 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मुश्किल भी कुछ नहीं है, आसान है, सीधी सीधी कैलकुलेशन लग रही है, सीधे सीधे वेक्टर लग रहे हैं। F21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी K जी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 3 10 टू द पावर माइनस के 12 क्यों कर दिया मैंने, ये माइक्रो, तो दोनों माइक्रो मिलकर के -12 हो जाएंगे, अपॉन बीच की दूरी कितनी है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ आते हैं तो कट जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में दूरी का कोई खास ध्यान नहीं करना है कन्वर्जन के लिए। अब F23 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q इंटू थ्री अपॉन के, यहाँ पर है ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन x का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास में ये जो k है ये कट गया, और मेरे पास में जो वैल्यू है किसकी भाई, और देख लीजिए, हाँ एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, ये 3 माइक्रो है तो ये 10 टू द पावर -6 रहेगा, कितना रहेगा 6, क्योंकि माइक्रो में ये लगाना ना भूलें। अब ये 3 से 3 कट गया, अब हमारे पास में क्या बचा बेटे, 6 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन ये हो जाएगा 12 बार में 144 इक्वल टू Q इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए जो हमारे पास में x की वैल्यू थी वो देखिए करनी पड़ रही है मजबूरी में, 0.414 होता है वैसे, तो ये वैल्यू हमारे पास में जो निकल कर आ रही है देख लेना भाई, 12 कम 12 कितना आ गया, 1 12 चौक 48 और 1 49, ये आ गया, ठीक है। तो 1 2 ये आ गई 4.9 को लगभग मैं 5 बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ भाई, लगभग ये 5 सेंटीमीटर है लगभग, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ वैल्यू रख करके Q की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं कैसे करूंगा भाई, ये Q की वैल्यू निकालनी है, तो -6 से ये कटेगा तो यहाँ -6 बचेंगी पावर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 144 और Q अपॉन 5 पंजे 25, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, तो ये हो जाएगी आपकी 6 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 144, और ये हो जाएगा आपका Q। अब हम बात करते हैं, इसको काट पीट कर लेते हैं, जैसे 3 से काट लो, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, अब 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 24 हो गए, और कितने बचे भी 24 काटेंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब इसे काट लो 2 से, ये क्या बरकर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो अगर मैं बात करूं इसमें, ये जो 24 से ये जो कटेगा लगभग 1 टाइम कटेगा, क्योंकि मैंने कुछ वैल्यू ये बड़ी भी लिखी थी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कि 1 माइक्रो कूलम लगभग ये वैल्यू आएगी, क्योंकि बात समझ में आती है। तो कुल मिलाकर के ये भी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, एक बार फिर समझ लीजिए, अगर दोनों चार्ज फिक्स हैं और प्लस के हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन में एक चार्ज ले लो, प्लस का रख लो छोटे वाले के पास में, अगर दोनों चार्ज एक प्लस है एक माइनस है और फिक्स भी नहीं है तो फिर बाहर रखो, ठीक है। फिर क्या रखेंगे हम, ये अगर एक प्लस का माइनस का है तो बाहर रखेंगे प्लस का, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे पास में जो है फिर वैल्यू आएगी इस तरीके से, ठीक है। एक बार जब हम x की वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो इन दोनों को रख लो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और जब हमें इसकी साम्य अवस्था की निकालनी है तो भैया इन दोनों से हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में बराबर रख दो, और x की वैल्यू जो आपने पहले निकाली थी वो इसमें रख दो, वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत हो तो, परेशानी हो तो बताइए, और बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।